मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास। कल जो हमने लेसन स्टार्ट किया था यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता रही हूँ, जिन पर एक तरह से हम कहते हैं कि टिप्पणियाँ जो एग्ज़ाम में आती हैं। जैसे ये जूसेपी मेस्नी, काउंट कैमिल द काबूर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद और राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस लेसन के, जो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे जूसेपे मेस्नी इटली का एक क्रांतिकारी था। जूसेपे मेस्नी कौन था? इटली का एक क्रांतिकारी था। साथ साथ वन वर्ड क्वेश्चन बनते हैं। जूसेपे मेस्नी कौन था? जूसेपे मेस्नी एक इटली का क्रांतिकारी था। वह भी इटली को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। जूसेपे मेस्नी का उद्देश्य क्या था? इटली को एक राष्ट्र के रूप में देखना। और उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। वह कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य था। कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति की अगुवाई की थी, जिसके कारण उसको क्या कर दिया था? बहिष्कृत यानी देश से निकाल दिया था। उसके बाद उसने क्या किया? 2 संगठनों की स्थापना की। एक तो मर्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। उसने जूसेपे मेस्नी के जिन संगठनों की स्थापना की वो के नाम है मर्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। यंग यूरोप के जो सदस्य थे उनमें पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों के युवा थे। वन वर्ड क्वेश्चन फिर बन रहा है, यंग यूरोप के सदस्य किस किस देश के युवा थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के युवा थे। उनके विचार एक जैसे थे। जूसेपे मेस्नी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों में बटा नहीं रह सकता। उसने एकीकृत करके व्यापक राष्ट्र और गणतंत्र बनाना ही होगा। उसके विचार थे कि इटली को छोटे छोटे राज्यों में नहीं रहना, उसको एक व्यापक क्या बनाना? राष्ट्र बनाना है। उसके अनुसार केवल इटली के एकीकरण की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड ने भी गुप्त संगठन बनाए। मेस्नी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया। किसने किया? किसका? राजतंत्र का। और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के सौपन रूढ़ियों को नस्त मस्तिष्क कर दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु बताया। जूसेपे मेस्नी को किसने सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु बताया? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने ये जूसेपे मेस्नी के ऊपर अपना एक नोट था, एक टिप्पणी थी। और इसके बाद है काउंट कैमिल दो कावूर सार्डिनिया पिडमेंट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय का मंत्री प्रमुख था। उसने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। उसका न तो राजतंत्र में विश्वास था और न ही वह क्रांतिकारी था। वह एक इतालवी भाषा से अच्छी फ्रेंच बोलता था। फ्रांस के साथ सार्डिनिया पिडमेंट की एक कूटनीतिक संधि के पीछे कावूर का था। इसी संधि के परिणाम स्वरूप 1859 में सार्डिनिया पिडमांट ऑस्ट्रियाई सेना को हराने में सफल रहा था। नेक्स्ट है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध 1821 में आरंभ हुआ। वन वर्ड क्वेश्चन बनता है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब आरंभ हुआ? 1821 ईस्वी में। 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक बड़ा भाग था। 15वीं सदी में यूनान किसका भाग था? एक ऑटोमन साम्राज्य का भाग था। अनेक राष्ट्रवादी यूनानी निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन निर्वासित यूनानियों को
को अब यूरोप के बुद्धिजीवियों का समर्थन प्राप्त था। किसको? जो यूनान के निर्वासित जिनको निकाल दिया गया था, किसका समर्थन था? यूरोप के बुद्धिजीवी। जो बुद्धिजीवी कौन होते हैं? तो वो व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान का पूरा भंडार रखते हों, दूसरों की सेवा में योगदान देते हों। ये लोग यूनान की प्राचीन संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कौन से लोग? यूरोप के बुद्धिजीवी रखते थे। इसी समय यूनानी कवियों तथा कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर देश की प्रशंसा की। यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर यूनानी कवि तथा कलाकारों ने क्या की थी? उनकी प्रशंसा की। उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष जनमत की तैयार किया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन तो धन इकट्ठा करके युद्ध तक लड़ने गए। 1824 में बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई और 1832 में कस्तूतुनिया की संधि हुई। कस्तूतुनिया की संधि कब हुई? 1832 में। इस संधि ने यूनान राष्ट्र को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया। कितने वन वर्ड क्वेश्चन बने हैं? यूनानी स्वतंत्रता युद्ध 1821 में हुआ था। फिर एक और आया है 1824 में अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु हुई। 1832 में कस्तूतुनिया की संधि। अब है फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद का संबंध जर्मन राष्ट्र के निर्माण से है। 18 मई 1848 को विभिन्न 18 मई 1848 को विभिन्न जर्मन प्रदेशों के 831 निर्वाचित सदस्यों ने एक जुलूस के रूप में फ्रैंकफर्ट संसद को अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में हुई। इस संसद ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान की रूपरेखा बनाई। किसके लिए? जर्मन राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के अध्यक्ष का पद पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को सौंपने की पेशकश की गई। उसे संसद के अधीन रहना था, परंतु उसे यह पेशकश ठुकरा दी। उसने उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहाँ जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ा, वहाँ संसद का सामाजिक बहिष्कार कमजोर हो गया। इसके अतिरिक्त संसद के मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। इन वर्गों ने मजदूरों और कारीगरों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया था। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो पॉइंट है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुए थे, महिलाओं की अपनी विशेष भूमिका रही थी उनमें। उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। इस उद्देश्य से उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाए और समाचार पत्र निकाले। उन्होंने राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार मिला और मत देने के अधिकार से वंचित रखा गया था, जो कि संघर्ष के बाद उन्होंने मिला था। सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट संसद में उन्होंने एक छूट दी गई। यह थी कि उन्हें दर्शक दीर्घा में प्रेषक के रूप में खड़ा होने दिया, क्योंकि लेडीजों को कहीं भी आगे नहीं आने दिया जाता था और वो जो राष्ट्रवाद संघर्ष की भूमिका में उन्होंने ये छूट दी गई थी।